जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। आइए भूगोल की श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा विषय है चट्टानें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए, रेडी। भूपटल का निर्माण चट्टानों से हुआ है। चट्टानें मुख्यतः खनिज के संयोग से बनती हैं, अर्थात चट्टानें खनिजों का समुच्चय है। पृथ्वी पर जस्ट वेट पृथ्वी पर लगभग 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 24 ऐसे खनिज हैं जो मुख्यतः भूपृष्ठ की चट्टान का निर्माण करते हैं। इन्हें चट्टान निर्माणक या निर्माण खनिज कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारी पृथ्वी पर लगभग अभी तक ज्ञात 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उनमें से 24 ऐसे मिनरल्स हैं जिनके द्वारा पृथ्वी के चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन्हीं 24 मिनरल्स को हम निर्माणक खनिज कहते हैं। खनिज मुख्यतः सिलिकेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। इन चट्टान निर्माणकारी खनिजों में सिलिकेट सर्वाधिक मात्रा में है। जो सिलिकेट होता है, सिलिकेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एवं इसके बाद ऑक्साइड का स्थान आता है। जैव पदार्थों से निर्मित चट्टानों में खनिज नहीं मिलता है, जैसे कोयला। तो ये याद रखिएगा कि जो जैव पदार्थ होते हैं उनमें किसी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है, उदाहरण के रूप में कोयला। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। चट्टानें पत्थर की तरह कड़ी और पंख की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। पत्थर की तरह कड़ी और पंख की तरह मुलायम हो सकती हैं। पंख क्या है? पंख एक तरह का मड होता है, कीचड़। तो कीचड़ की तरह मुलायम भी हो सकती हैं और पत्थरों की तरह, बोल्डर की तरह, जैसे बोल्डर हो गया, स्टोन, ये जो बड़े बड़े होते हैं, तो उनकी तरह कठोर भी हो सकते हैं। अगर हम चट्टानों के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ रॉक की बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार होंगी। चट्टानों के प्रकार। मेथड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर चट्टानों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला, आग्नेय, एग्नियस रॉक। तो चलिए आग्नेय रॉक के बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से होता है। कैसे? जब पृथ्वी तप्त थी, तप्त एक आग का गोला था, उस दौरान जो मैग्मा का तात्पर्य होता है पृथ्वी के अंदर गलित पदार्थ, गलित चट्टान। वो गलित पदार्थ या चट्टान पृथ्वी से बाहर आई, सतह पर फैली और उसका टेम्परेचर कम हुआ, धीरे धीरे ठंडा हो गई। तो वो ठंडा होकर जो चट्टान का निर्माण हुआ, उसी चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ, अतः इन्हें प्राथमिक चट्टान अर्थात प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। ये आधारभूत चट्टानें हैं जिनसे परतदार एवं रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ ऐसा प्रश्न बन सकता है कि प्राथमिक चट्टानें किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, इसीलिए आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आधारभूत चट्टान भी इनको कहते हैं, क्योंकि इनके आधार से ही अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। जो अन्य 2 चट्टानें, जो दूसरी चट्टान परतदार और तीसरी जो रूपांतरित। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। यह चट्टानें रवेदार होती हैं। जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होता है, तब तीव्र गति से ठंडा होने के कारण चट्टानों में रवे बहुत बारीक होते हैं। जब धरातल पर मैग्मा आ जाता है, लावा होता है जो, वो बहुत तेजी से ठंडा होता है, जिस कारण से उसमें क्रिस्टल बहुत छोटे पाए जाते हैं, बहुत बारीक पाए जाते हैं, जैसे बेसाल्ट एक उदाहरण है, छोटे क्रिस्टल वाली चट्टान है। इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है, तब धीरे धीरे जमने के कारण रवे बड़े बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। तो याद रखिएगा, ये जो बेसाल्ट है इसके रवे छोटे छोटे होते हैं, और जो ग्रेनाइट चट्टान है इसके रवे अपेक्षाकृत
बड़े होते हैं। ये चट्टानें तुलनात्मक रूप से कठोर होती हैं एवं जल काफी कठिनाई से जोड़ों के सहारे ही अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ठीक है, इनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो जॉइंट्स सब जगह नहीं होते, बहुत ही रेयर में मिलते हैं जॉइंट्स, तो उन जॉइंट्स के सहारे ही जल का उनमें प्रवेश होता है। इनमें परत का अभाव होता है, इनमें परत नहीं पाई जाती, परंतु जॉइंट्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया जॉइंट के बारे में, तो जॉइंट्स पाए जाते हैं लेकिन इनमें परत नहीं होती है। आग्नेय चट्टानों, या अग्नि लिखा हुआ आग्नेय है, आग्नेय चट्टानों में जीवों के अवशेष का अभाव होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आग्नेय चट्टान होती हैं वहाँ फॉसिल्स नहीं होते हैं। फॉसिल्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो पहले इतनी तप्त थी, फिर दूसरी बात वो पिघली हुई थी, फिर इसके बाद धरातल पर आई ठंडी हुई, तो उसमें जीव जंतुओं के अवशेष मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, साइनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, गैब्रो, डोलेराइट, पेरिडोटाइट आदि आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो ये कुछ इस प्रकार उदाहरण हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है या परतदार चट्टान के उदाहरण। इनमें से आप याद कर सकते हैं ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, साइनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, गैब्रो, डोलेराइट, पेरिडोटाइट आदि आग्नेय चट्टान के प्रमुख उदाहरण हैं। ज्वालामुखी चट्टानों में रवों का विकास नहीं होने पर उनका गठन कांच की तरह होता है, जैसे ऑब्सीडियन। जैसे कंचे देखें आपने, कंचे जो होती हैं, तो कंचे छोटा रूप होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसको हम ऑब्सीडियन कहते हैं। बिल्कुल वैसे चमकीले होते हैं, उनमें जॉइंट्स नहीं होते हैं। उत्पत्ति के स्थान पर उत्पत्ति स्थान की भिन्नता के आधार पर आग्नेय चट्टान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे एक है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक, इसमें से बेसाल्ट और रायोलाइट को सम्मिलित करते हैं। दूसरी है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, जिसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव को या अंतर्भेदी को पाताली चट्टान और मध्यवर्ती चट्टान में बांटा गया है। तो पाताली चट्टान क्या होती है, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। पाताली चट्टानें वे चट्टानें हैं जो पृथ्वी के गहराई में अपेक्षाकृत बड़े पैमाने में ठंडी होकर जमी हैं। इनके रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, ये धरातल के अंदर जमी हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जमी हुई हैं। इसी कारण इनमें बड़े रवे पाए जाते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडी हुई होती हैं। क्योंकि अभी मैंने ऊपर पहले बताया कि इनमें रवे छोटे होते हैं, क्योंकि ये धरातल पर आकर तेजी से ठंडी होती हैं। जो तेजी से ठंडी होगा तो उनमें रवे छोटे छोटे होंगे, जो धीरे धीरे ठंडे होंगे उनमें रवे बड़े होंगे। तो ये पाताली चट्टान धीरे धीरे ठंडी होती है, इस कारण में रवे बड़े होते हैं। जैसे एक ग्रेनाइट की बात करें तो इसमें रवे बड़े होते हैं। मध्यवर्ती चट्टान, हाइपोबैसल का रॉक की बात करें अगर, तो मध्यवर्ती चट्टानें वे हैं जो ऊपर आने की प्रक्रिया में बीच में ही जमकर ठोस हो जाती हैं। इनके रवे न तो अधिक बड़े होते हैं न ही अधिक छोटे होते हैं, जैसे डोलेराइट। वो था ग्रेनाइट और ये था डोलेराइट। अब यहां समझने की ये बात है कि जो धरातल के अंदर कहीं अगर जगह रहती है तो वहां मैग्मा एकत्रित हो जाता है और एकत्रित होकर ठंडा हो जाता है, तो कोई ना कोई चट्टान का रूप ले लेता है। हालांकि वो रहती आग्नेय चट्टान है, लेकिन उसके आकार और आकृति के कारण हम उनको कुछ अन्य शब्दावली से पुकारते हैं। जैसे देखिए, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के विभिन्न रूप हैं, डिफरेंस फॉर्म ऑफ द हाइपोबैसल इग्नियस रॉक। देखिए इस फिगर को देखिए, ये फिगर जो है इसको हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो पूरा है ये प्लूटोनिक है, ये जो पूरा है यहां से यहां तक ये बड़े पैमाने पर जब गुंबदाकार मैग्मा का जमाव धरातल के अंदर होता है, तो ये रेड जो देख रहे हैं आप, तो उसको हम बैथोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैथोलिथ। ठीक, अगर हम चट्टान अगर ऐसे पैरेलल ऐसे जमा हो जाए, ऐसे यहां हम बना रहे हैं,
ये पैरेलल जमा हो जाए ऐसे, तो उसको हम कहते हैं सिल। अगर कोई चट्टान ऐसे खड़ी ऐसे जमा हो जाए इस प्रकार, उसको हम कहते हैं डाइक। लोकोलिथ में क्या होता है, इसका जो ये उत्तल होता है ऐसे होता है, इसका जमाव ऐसे होता है, वो होता है लेकोलिथ। ठीक, एक होता है लेकोलिथ, यहाँ टर्मिनोलॉजी दी हुई है, हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। बैथोलिथ समझ लिया, लेकोलिथ समझ लिया, फैकोलिथ। फैकोलिथ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जब फैकोलिथ का जमा होता है तो वो ऐसा होता है, अपनति अवनति अपनति अवनति अपनति अवनति, ऐसे ऐसे जमा होता है, वो होता है फैकोलिथ। अगर हम लोपोलिथ की बात करें तो लोपोलिथ जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ये अवतल आकृति में ऐसे, और लेकोलिथ ऐसे, और ये बैथोलिथ बहुत बड़ा भाग होता है, ये बैथोलिथ ऐसे होता है, फैकोलिथ ऐसे जमा होती है, ये आंतरिक भागों में जमा होती है। सिल कैसे होती है, सिल सिल जैसी होती है, ये सिल है। आगे हम बढ़ते हैं, डाइक। डाइक तो खड़ा होता है, मैंने बताया ना ऐसे, ये डाइक है। सो आगे देखते हैं हम, रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ये आग्नेय है, आग्नेय चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है रासायनिक दृष्टि से। तो पहला जो है वो है अम्लीय चट्टानें। सिलिका की मात्रा अधिक होती है इसमें, रंग हल्का होता है, अपेक्षाकृत हल्की होती हैं, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक अम्लीय चट्टान है। ये प्रश्न बन सकता है, पूछ लेगा कि ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, तो आप बताएंगे ग्रेनाइट एक अम्लीय चट्टान है। दूसरा है क्षारीय। क्षारीय चट्टानें कैसी होती हैं, सिलिका की मात्रा कम होती है इसमें, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक थी, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसमें फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है, लोहे की अधिकता के कारण इन चट्टानों का रंग गहरा होता है, घनत्व अधिक होता है, जैसे गैब्रो, बेसाल्ट और रायोलाइट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टान की प्रकार। तो पहला क्या, अम्लीय, दूसरा क्षारीय। तो ये हमारा फिनिश होता है यहां तक हमारा आग्नेय चट्टान। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है आगे अवसादी या तलछटी या परतदार चट्टानें। एक ही चट्टान एक ही है, लेकिन उसके नाम है, अवसादी चट्टान भी कह लेते, तलछटी चट्टान भी कह लेते हैं, परतदार भी चट्टान कह लेते हैं। सेडिमेंट्री और द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये वो चट्टानें हैं जिनका निर्माण विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जमाव से होता है। याद रखिएगा, विखंडित ठोस पदार्थों एवं जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जमाव से होता है। वो विखंडित कौन से पदार्थ हैं, जैसे हमारी प्राइमरी रॉक थी एग्नियस रॉक अर्थात आग्नेय चट्टान। जब आग्नेय चट्टान में डेनुडेशन का प्रोसेस होता है, डेनुडेशन क्या होता है, अनच्छादन, जिसमें परिवहन, निक्षेपण और अपर्दन सम्मिलित होता है। इन तीनों प्रक्रियाओं को जो हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं तो हमारा हो जाता है अनच्छादन। तो अनच्छादन की प्रक्रिया के बाद जो चट्टानें एक स्थान से दूसरी जगह एकत्रित किए जाती हैं और वो परत दर परत जमा होती रहती हैं, तो ऐसे प्रोसेस से हमारी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। उन्हीं परतों में जीव जंतु भी दब जाते हैं, पेड़ पौधे भी जम जाते हैं। तो इससे एक चीज तो मिली कि जीव जंतु अगर दब रहे हैं, पेड़ पौधे दब रहे हैं, तो इसका मतलब वहां जीवावशेष, फॉसिल्स मिलेंगे। इन चट्टानों में अवसादों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। देखो मैंने परत कैसे बताया, परत दर उसमें जमा होता रहता है। जैसे आप नदी के किनारे देखते हैं कि हर साल नदी आती है, कुछ सेडिमेंट लाकर छोड़ जाती है, फिर अगली साल आती है, कुछ सेडिमेंट लाकर छोड़ जाती है, तो वहाँ काफी वो उपजाऊ भी होता है क्योंकि उसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं, तो वो परत दर छोड़ती रहती है, वो एकत्रित होता रहता है। तो ऐसी चट्टान को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों में जीव अवशेष यानी कि फॉसिल्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव जंतु दबेंगे तो स्वाभाविक इनमें फॉसिल्स मिलेंगे। धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। धरातल का, पूरी का नहीं, पूरी पृथ्वी का नहीं, सिर्फ धरातल का, ऊपरी भाग का। धरातल का
75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है एवं शेष 25% भाग आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से आवृत है। ये ठीक। अब आगे का समझने का प्रयास करते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। मैं बहुत ऐसे शब्दों को नहीं प्रयोग करता जो कठिन हो। यद्यपि अवसादी चट्टानें धरातल पर अधिकांश भाग आवृत किए हुए हैं, फिर भी भूपटल के निर्माण में इनका योगदान 5% ही है। शेष 95% भाग आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से निर्मित होता है। देखिए, धरातल पर आवृत किए हैं, उसके बाहरी आवरण पर अगर हम बात करें तो 75% भाग अवसादी चट्टानें आवृत किए हुए हैं। लेकिन जब हम भूपटल अर्थात क्रस्ट के निर्माण की बात करें, जो हमारी ऊपरी परत है, क्रस्ट के निर्माण की बात करें तो उसमें मात्र इसका 5% ही योगदान है। बाकी 95% योगदान आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का पाया जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार परतदार चट्टानों का महत्व क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से है, भूपृष्ठ की गहराई की दृष्टि से नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 95% भाग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का है। और क्षेत्रीय मतलब यह है कि क्षेत्रीय विस्तार का मतलब है कि सतही विस्तार, सतह पर, जबकि भूपृष्ठ का गहराई के आधार पर इसका महत्व बहुत कम है, 5% है। ये चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। ये जो परतदार चट्टानें, ये चट्टानें रवेदार नहीं होती। ये चट्टानें क्षैतिज रूप से बहुत कम पाई जाती हैं और पार्श्ववर्ती दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाता है एवं चट्टानें सामूहिक रूप से अपनति अभिनति के रूप में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। अपनति अभिनति का तात्पर्य है कि यहाँ से कोई फोर्स पड़ा और यहाँ से भी कोई फोर्स पड़ा, दोनों ओर से दबाव पड़ा तो चट्टानें इस प्रकार हो जाती हैं हमारी। ये देखिए, तो इसका जो ऊपर वाला भाग है ये अपनति कहलाता है और ये जो नीचे वाला भाग है ये अभिनति कहलाता है। और ये वाला भाग अपनति और ये वाला भाग अभिनति। तो इस प्रकार देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यह चट्टानें प्राय मुलायम होती हैं, सही बात है। चीका मिट्टी, पंख आदि, जैसे चीका मिट्टी और पंख एक तरह का कचड़ा मड है, परंतु ये कड़ी भी हो सकती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। दोनों गुण पाए जाते हैं, कठोर भी होती हैं और मुलायम भी होती हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि ये कोई नई बात है। ये शैलें अधिकांश प्रवेश अर्थात पोरस होती हैं, परंतु चीका मिट्टी जैसी परतदार चट्टानें अप्रवेश भी होती हैं। अधिकांशतः इनमें जल प्रवेश कर जाता है, लेकिन एक चीका मिट्टी उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, तो इसमें ये जल प्रवेश नहीं कर पाता है। इनका निर्माण अधिकांश जल में होता है, परंतु लोयस जैसी परतदार चट्टान का निर्माण पवन द्वारा जल के बाहर भी होता है। वैसे अधिकांशतः इन चट्टानों का निर्माण जल के साथ होता है, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में, जैसे लोयस हो गई, लोयस मिट्टी जो होती है, तो लोयस परतदार चट्टान का निर्माण पवन द्वारा जल से बाहर होता है। बोल्डर, टिल हिमानी द्वारा निक्षेपित परतदार चट्टान के उदाहरण है। देखो, हिमानी से भी परतदार चट्टान का निर्माण होता है। और इसी में उदाहरण जिसमें विभिन्न आकार की चट्टानी टुकड़े भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो टिल, हिमानी, क्ले और बोल्डर, ये हिमानी द्वारा निक्षेपित परतदार चट्टान है, और लोयस जो है पवन द्वारा है, ये जल के बाहर ही होते हैं। उत्पत्ति एवं संगठन के आधार पर परतदार चट्टानों को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए वो कौन से? यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अथवा चट्टानों के विखंडन पदार्थों से निर्मित। ठीक, ये एक आधार है। पहला, पवन द्वारा निर्मित।
पवन द्वारा निर्मित कौन सी होगी? लोयस। हिमानी द्वारा निर्मित बोल्डर और क्ले। जल द्वारा निर्मित बलुआ पत्थर, गोलास, चीका मिट्टी, सेल और सिल्ट। जैविक तत्वों द्वारा निर्मित, जंतुओं द्वारा निर्मित चूना पत्थर और खड़िया। पेड़ पौधों द्वारा निर्मित जैसे पीट, कोयला और लिग्नाइट, ये पेड़ पौधों द्वारा होता है। रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित डोलोमाइट, सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर आदि। तो ये 3 आधार थे जो बताए गए हैं। अब आगे हम आते हैं, अगली तीसरी जो अंतिम है वो है रूपांतरित या कार्यांतरित चट्टान, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जब ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव से आग्नेय एवं परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए, किसके प्रभाव से? जब ताप एवं दाब के प्रभाव से जो हमारी परतदार या आग्नेय चट्टान है उनमें रूप परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी परिवर्तित चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है, इस क्रिया को पुनः रूपांतरण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुनः रूपांतरण। जब रूपांतरित चट्टान का रूपांतरण हो जाए तो उस चट्टान को हम पुनः रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरण के फलस्वरूप चट्टानों की मूलभूत विशेषता जैसे घनत्व, रंग, कठोरता, बनावट, खनिजों का संगठन आदि आंशिक या पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। रूपांतरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। देखिए वो कौन कौन सा रूपांतरण है। पहला, तापीय एवं संस्पर्शी रूपांतरण, कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्मल मेटामॉर्फिज्म। इस प्रकार के रूपांतरण में ताप प्रमुख कारण होता है। उदाहरण के लिए, जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तप्त मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सपोज करिए, इसको समझने का तापी, देखिए तापी स्पर्शी कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये ज्वालामुखी है, ठीक, यहाँ ये ज्वालामुखी फूटा हुआ, तो यहाँ टेम्परेचर हाई होगा इस क्षेत्र में, लेकिन इसकी जो यहाँ चट्टान होगी, यहाँ चट्टान होगी, यहाँ चट्टान होगी, यहाँ चट्टान होगी, तो इस साइड सपोज करिए कि ये चूना पत्थर वाली चट्टान है, ये पूरी उसी के बीच में ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो गई। तो इसके प्रभाव से, ये तापमान के प्रभाव से इस क्षेत्र या इस क्षेत्र का, जहां तक इसका तापमान का प्रभाव होगा, तो इतनी चट्टान, जितनी मैं ये डार्क किए दे रहा हूं, ये वाली, ये, इसको हम कलर बदल दें, ये वाली चट्टान, ये वाली, और इसके इस साइड वाली, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ताप के कारण संगमरमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं क्षेत्रीय एवं गतिक रूपांतरण। ये क्या होता है? इस प्रकार के रूपांतरण में दबाव का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है एवं ताप का प्रभाव गौण होता है। इस प्रकार की रूपांतरण क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है। उदाहरण के लिए, संपीड़न गति के कारण पड़ने वाले दाब के फलस्वरूप निर्मित रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हिमालय एवं रॉकी जैसे पर्वतीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं। वो होते हैं हमारे रीजनल या डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। यही डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के कारण ही रॉकी और हिमालय की जो नींव है, जो जड़ें हैं, जो जड़ों में चट्टानें पाई जाती हैं, वो रूपांतरित ही चट्टानें मिलती हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक रहा चट्टानें, और ये आप अगर इसको नोट डाउन कर लें तो मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन आपके बाहर जाएंगे।
कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम से लगाकर एकेडमिक लेवल के एग्जाम होते हैं। तो आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। जहाँ कमी हो वहाँ हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और मस्त रहिए, सीखते रहिए, और कंटिन्यूटी हमेशा बना के रखिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं रहती है, कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है, तो पूरा जो हमारा रिदम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर हमें फिर से रिकॉल चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो टाइम लॉस होता है, कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है फिर इसके बाद। चलिए, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। ओके, बाय बाय।